प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग न्यूटन लॉज का लेक्चर 3 पढ़ने वाले बच्चों। और आज हम लोग समझेंगे कि आखिर जब आप इस पर क्या करेंगे, एक मुक्का मार दो। आप करना बच्चों, आप क्या करना, अपना हाथ लेना और एक मुक्का मार देना, तो आपको हाथ में दर्द महसूस होता है। क्यों दर्द महसूस होता है, आज ये हम लोग समझने वाले बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉज। और ये न्यूटन थर्ड लॉ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार स्टेटमेंट आता है। तो ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अपना डिस्कशन। जो लास्ट हमने छोड़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, वहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉज की ओर बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या हमने पढ़ा था। कि न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों फोर्स लगता है तो उसके कारण उस पर एक इफेक्ट आता है। और इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। और उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इतना मस्त इक्वेशन F=ma। एक कोई बॉडी और इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो इस पर क्या होता है बच्चों, एक एक्सीलरेशन होगा और इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक, इतनी बात की थी हम कि न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स लगने से उसका इफेक्ट आता है। इफेक्ट क्या है, एक्सीलरेशन। और फोर्स क्या है, फोर्स इज द काउज। तो फोर्स लगने से एक्सीलरेशन आ रहा है, ये बात है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही पढ़े थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तो उस पर एक्सीलरेशन जीरो होता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग सेकंड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड लॉ से देखो कैसे क्या कर रहे हैं। जब आप फोर्स को जीरो कर दो, फोर्स कर दो जीरो, मतलब जब ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, m×a। तो मास तो जीरो नहीं होगा, जीरो क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, जब फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम सेकेंड लॉ से ड्राइव कर रहे हैं। तब फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ आखिर दिया ही क्यों गया बच्चों, ये सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि आखिर न्यूटन ने दो लॉ क्यों बनाया, एक ही लॉ बना था कि फोर्स इक्वल टू ma, जिससे ये आ जाता है F नेट बराबर ma बच्चों, ये आ जाता है। तो फिर न्यूटन ने फर्स्ट लॉ आखिर दिया क्यों, ये सोचने वाले थे। न्यूटन तो पागल नहीं होगा, न्यूटन उतने बड़े जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने फर्स्ट लॉ क्यों दिया आखिर, ये सोचने वाली बात है बच्चों। तो फर्स्ट लॉ इसलिए दिया, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों दिया गया बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि न्यूटन्स लॉ लगाना कब है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाना कब है, ये फर्स्ट लॉ बताता है और किस फ्रेम में लगाना है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या करता है बच्चों, एक बात लिख देता हूँ, इसको याद रखना, ये आप आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कैसा फ्रेम बच्चों, जो फ्रेम एक्सीलरेटेड नहीं होता है। मतलब कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो एक्सीलरेशन आप कहाँ से कर रहे हो मेजर, अर्थ में या ग्राउंड पे आप खड़े हो। वो ग्राउंड कैसा है बच्चों, ग्राउंड रुका हुआ है, ग्राउंड में एक्सीलरेशन अभी जीरो है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, इसका सारा आप एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हो। लेकिन अभी आप समझो आप क्या है, आप एक कार में हो, ये कार है, इसके अंदर आप है, वो कार खुद क्या हो रहा है, चल रहा है। तो कार क्या अभी एक्सीलरेशन में, आप भी एक्सीलरेशन में, और आप कोई दूसरे ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है और इसका आप एक्सीलरेशन यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन जो आएगा। तो ये कैसा फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब आप ग्राउंड से कर रहे हो तो ये क्या इनर्शियल, अब यही समझो। और ये बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिस फ्रेम में एक्सीलरेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन लॉ जो अप मोशन नहीं लगा सकते बच्चों, क्या लगा सकते हैं, F=ma। ये आप ये नहीं लगा सकते, यहाँ से बैठ के आप लगा नहीं सकते कि F=ma आप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इसीलिए दिया गया है ताकि ये पहले श्योर करना है कि आखिर न्यूटन लॉ लगाना कब है। तो उसके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि आपको सारे कहाँ से लगाना है, इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कब लगाना है, इनर्शियल फ्रेम से बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ही बताता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको वैलिड कब है, आपको लगाना कब है, इनर्शियल फ्रेम से लगाना है। जिस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है वहाँ से लगाना है। जब इनर्शियल फ्रेम में आपको क्या बच्चों, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब आप इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे और एक्सीलरेशन यदि जीरो आता है तो इसका मतलब F वहाँ पर जीरो है, ये बताता है बच्चों। तो जब ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है और वहाँ पे एक्सीलरेशन भी जीरो आता है तो उसे बोलते हैं, वहाँ पे बेटे न्यूटन लॉज हम लोग लगाएंगे। सेकेंड लॉ तब लगाएंगे
जब हमें पता है कि हम इनर्शियल फ्रेम में हैं। और इनर्शियल फ्रेम में ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए फर्स्ट लॉ है बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। तो फर्स्ट लॉ इसलिए दिया गया है, फर्स्ट लॉ बेकार नहीं, फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिया इसलिए गया था कि न्यूटन लॉज वैलिड कहाँ पे है। तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ इसीलिए बेटा इसीलिए न्यूटन साहब ने बताया ताकि इनर्शियल फ्रेम डिफाइन हो सके अच्छे तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आएगी फर्स्ट लॉ क्यों दिया गया है। इनर्शियल फ्रेम के लिए जब फोर्सेस का सम जीरो होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है, वो इनर्शियल फ्रेम से पहले वो बेस तैयार था इनर्शियल फ्रेम। और फिर जो हम लोग ये लगाते हैं, यहाँ जो एक्सीलरेशन निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया है, ये एक्सीलरेशन बेटा, एक्सीलरेशन क्या फ्रेम डिपेंडेंट है। एक्सीलरेशन बच्चों फ्रेम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन फ्रेम डिपेंडेंट है। मतलब सर कोई आदमी रोड पे खड़ा है और एक यहाँ पे एक पार्टिकल जा रहा है, तो रोड पे जो आदमी खड़ा है यहाँ से एक्सीलरेशन इसको कुछ और दिखाई देगा, और एक आदमी कार में जा रहा है, ये कार है, इसके अंदर आदमी बैठा हुआ है, तो इसको इसका एक्सीलरेशन अलग दिखाई देगा। तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। और एक्सीलरेशन है नहीं, जितने भी काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स क्या है मेरा, जितने बच्चों काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, ये सब बच्चों फ्रेम डिपेंडेंट है कि किस फ्रेम से आप देख रहे हो। तो सारा कहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है, जहाँ बेटा जिस फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है, तो ये सारे फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन फोर्स जो है ये क्या है, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। ये इस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों आप कहाँ से देख रहे हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फोर्स क्यों है, फोर्स कोई फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप अगर यदि मान लो कोई दो बच्चा है यहाँ पर, ठीक, दो बच्चे ने क्या, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा बच्चों, समझो एक बच्चे ने दूसरे को जोर तमाचा मारा। चाहे आप यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तीसरा आदमी, मैं ग्राउंड से देखूँ इसको कितना जोर से थप्पड़ लगा, या फिर आप कार में जा रहे हैं, मान लो ये कार है, इस कार में आप बैठ के जा रहे हैं, तो आप देखेंगे थप्पड़ मारा, तो हम जो देखेंगे कितना जोर से थप्पड़ मारा, प्लस जो आप देखेंगे कितना जोर से थप्पड़ लगा। थप्पड़ मतलब जो पुश हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, वो तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। फ्रेम से इंडिपेंडेंट है ना, कितना किसको फोर्स लगा बच्चों, ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट। इस बात को ध्यान रखना कि फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि फोर्स होता है जैसे किसी चीज़ को आपको पुश कर रहे हैं, तो पुश आप चाहे कहीं से देखो, आप ग्राउंड फ्रेम से देखो या किसी चलते फ्रेम से देखो, दोनों ही केस में आपको तो जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो सेम बच्चों, जो ग्रेविटी का इंट्रैक्शन वो भी सेम है। तो फोर्स होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी कि फर्स्ट लॉ मतलब क्यों दिया गया है और सेकेंड लॉ कब लगाना है। सेकेंड लॉ कहाँ से लगाना है, इनर्शियल फ्रेम से लगाना है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग थर्ड लॉ पे आते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट हर किसी को याद होना चाहिए। क्या है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये छोटा सा स्टेटमेंट है बट इसको एलोबरेट समझेंगे, मैं लिख देता हूँ। क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या बात हुई सर, आखिर इसका मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या बात हो रहा है। मतलब मैंने आपको गाली दिया, आप मुझे गाली दे देंगे, हैं? ऐसी तो बात नहीं हो रही। ये एक्शन रिएक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ। किस एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, जब न्यूटन की बात हो रही है तो यहाँ सारी बात फोर्स की हो रही है बच्चों। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो स्वीट सा छोटा स्टेटमेंट है बट इसको एलेबोरेट और डिटेल में समझते कि आखिर ये बात क्या बच्चों। ध्यान देखो, मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, जब व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टू वन अनदर। ये मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान समझो। ये एक ऑब्जेक्ट मान लो, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, समझो
ठीक। जब ये दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट मतलब ये ए और बी है, तो ए क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है एक, तो ए इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको बोल रहे हैं एफ ऑन बी बाय ए। एफ बी मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब ए फोर्स लगा रहा है बी पे, तो उसी समय क्या होगा बच्चों, बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसा लिखेंगे। और दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना से ये 5 न्यूटन लगा रहा है इस पर, तो ये भी इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, देखो मैग्नीट्यूड जो है एफ ए बी का मॉड एफ बी ए, तो इक्वल फोर्स लगेगा। और फोर्स कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ये इस पर इधर लगा रहा है, ये इस पर इधर लगा रहा है। तो उसमें से समझना ये बच्चों कि समझो मैं अपने हाथ से इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, हाथ को ऊपर पुश कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ क्या कर रहा है, इस बोर्ड पे फोर्स अंदर की ओर लगा रहा है। मेरा हाथ क्या कर रहा है, इस पर फोर्स अंदर की ओर लगा रहा है। और ये बोर्ड, ये बोर्ड मेरे हाथ पे क्या कर रहा है, फोर्स इधर की ओर लगा रहा है। तो फोर्सेस किस पे लग रहे हैं, फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। किस पे लग रहा है बच्चों, ए लगा रहा है बी पे, ए किस पे लगा रहा है, बी पे, और बी किस पे लगा रहा है, ए पे। तो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक ना। और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बी किसी बात की जाती, बी पे सिर्फ फोर्स कौन सा लग रहा है, बी पे एक ही फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स के कारण बी में इफेक्ट दिखिएगा, और इस फोर्स के कारण ए पे इफेक्ट दिखिएगा। किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जितना फोर्स लगेगा इससे इफेक्ट ए पे दिखेगा बच्चों। ये किस पे कितना लगा रहा है, उससे इसके इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, जैसे मैं हूँ तो मेरे पे कितना फोर्स लगेगा, उससे मेरे पे इफेक्ट दिखेगा। मैं किस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, उससे मेरे इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो यहाँ पर वही है बच्चों कि ए पे फोर्स ये लग रहा है, एफ बी है, तो ए का जो इफेक्ट आएगा, ए पे जो एक्सीलरेशन आएगा वो इस इफेक्ट के कारण आएगा, और बी पे जो एक्सीलरेशन है वो इस इफेक्ट के कारण आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, साइमल्टेनियसली, जैसे आप किसी पे फोर्स जैसे लगाएंगे, जैसे कोई चीज़ को मैं पुश करता हूँ हाथ से, तो वैसे ही वो ऑब्जेक्ट भी मेरे को पुश कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अपोजिट। और हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जब ऐसा होता है, मतलब मोस्टली ऐसा, जब भी फोर्स लेगा तो हमेशा वो पेयर्स में ही रहते हैं। और इस एक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन। किसी को भी एक्शन में बोल सकता हूँ, तो इसको मैं अभी एक्शन बोल रहा हूँ। जो ए बी पे लगा रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब ए जो बी पे लगा रहा है इसको एक्शन बोल रहे हैं। तो ये वाला फोर्स क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। ये फोर्स क्या होगा बच्चों, रिएक्शन, ठीक। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है उसको एक्शन बोलेंगे, और दूसरा जिस पे लगा रहा है उसको बोलेंगे रिएक्शन बच्चों। अब एक्शन रिएक्शन किसी को भी मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको भी एक्शन बोल सकता था, तो इसको भी रिएक्शन बोल सकता था। मतलब मोटा मोटी बात, एक को एक्शन बोल देना, दूसरे को रिएक्शन बोलना बच्चों। ये दोनों क्या है, पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं, और ये इक्वल एंड अपोजिट। तो वही स्टेटमेंट लिखा कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी दो बॉडी इंटरेक्ट करे, इंटरेक्शन का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों। इंटरेक्शन का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट यदि रखे हुए स्पेस में, तो उनमें ग्रेविटी भी एक्ट करता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे कि ये अर्थ है, जहाँ पे हम लोग सभी मस्तिष्क हैं, और यहाँ पे समझो एक बेटा आदमी खड़ा है, अर्थ, तो इस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसको मैं एक्शन बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा है, एक्शन। तो ये आदमी भी इस पे, अर्थ पे एक फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, और ये भी क्या होगा, ये भी ग्रेविटी फोर्स होगा, और ये क्या होगा, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं बच्चों, और फोर्सेस जब भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा पेयर में ही रहते हैं, कि एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। लेकिन हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सीलरेशन होगा ये डिपेंड करेगा उस पर कितना फोर्स लग रहा है। मैं कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मैं दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कि मेरे पे कितना फोर्स लग रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इस पर अगर पूछा जाए कि ए का एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, तो ए पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ ए बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए पूछा जाए तो आप लिखेंगे एफ ए बी अपॉन मास, इससे बेटा ये आएगा एम ऑफ ए, मतलब मास ऑफ ए। एक्सीलरेशन बी का पूछा गया तो क्या करेंगे आप लिखेंगे एफ बी ए अपॉन मास ऑफ बी, तो इससे आएगा। तो इस पर जितना फोर्स, दोनों का मतलब फोर्स इक्वल ही होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और प्लस मास भी अलग, तो एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा बच्चों।
इफेक्ट अलग अलग दिखेगा। और एक्शन रिएक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। एक्शन इस पे लग रहा है, रिएक्शन इस पे लग रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि फोर्सेस एक दूसरे पे लगते हैं। ए बी पे लगा रहा है तो बी ए पे लगाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब प्लस ये समझो जो लाइन ऑफ फोर्स है, अभी लाइन ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, उसको मिटा के। ऐसे मैं दो फोर्स बना रहा हूँ बच्चों, वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्शन बोल रहा हूँ और इसको मैं रिएक्शन बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या इक्वल एंड अपोजिट, क्या मतलब ये आपको लग रहा है कि ये मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर इसको बोल सकते हैं हम लोग, बताइए कि ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों एफ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको क्या हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है बच्चों। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? क्योंकि हमको ये पता नहीं, पहली बात कि ये फोर्सेस किस नेचर का है बच्चों। क्या बात पता नहीं है? नेचर ऑफ फोर्सेस हमको पता नहीं है। इसका मतलब सर, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो जो ए बी पे लगा रहे जिस नेचर का फोर्स, उसी नेचर का फोर्स बी ए पे लगाता है बच्चों। ये बात ध्यान रखो। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे समझो ये टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। तो टेबल इस पर क्या लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। वो ये कॉन्टैक्ट हो जाए, जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट होता है उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है। तो ये टेबल ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा है और ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक टेबल पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों नॉर्मल फोर्स हैं, ये एक नेचर का फोर्स है बच्चों। जब कोई चीज़ रस्सी से बना हुआ है तो ये क्या है, यहाँ पे टेंशन लगेगा। जब इसको मैं खींचूंगा इधर तो क्या होगा, टेंशन एक अलग नेचर का है। तो नॉर्मल का रिएक्शन क्या टेंशन होगा? नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे ये बात बताई नहीं गई है कि दोनों सेम नेचर का। पहला बात ये। दूसरा बात क्या है बच्चों? दूसरा बात ये है कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये भी बताना होगा। और क्या बताना होगा कि दे एक्ट अलोंग सेम लाइन, ये भी लिखना होगा। एक्ट अलोंग सेम लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों देखो, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और ये फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका लाइन तो ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। क्या ये दोनों एक ही लाइन में है? नहीं, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ये सेम लाइन में नहीं बच्चों। लेकिन जब अब मैं दीवार को पुश करता हूँ तो जिस लाइन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी लाइन पे ये फोर्स लगा रहा है। मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि एक ही लाइन में ये लाई करेंगे। तभी बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब कोई कंडीशन है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब वो होता ही वैसा है नेचर में। आप ऐसे बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और क्या मतलब, मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ एक्शन, तो रिएक्शन ऐसे बनाना हो, ये भी सही है क्योंकि ये लोग सेम लाइन है और सेम मैग्नीट्यूड का है। तो ये बातें ध्यान रखने की। जब एक्शन रिएक्शन पता करना है तो ये एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का फोर्स होगा। यदि एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल नेचर का ही होगा बच्चों, वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा। यदि एक्शन ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशन होगा। और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, ए बी पे लगाएगा और बी ए पे लगाएगा और दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आता है, मतलब दोनों पे अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। और जैसे मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक। और ये खड़ा कहाँ बेटा, फ्रिक्शन लेस, समझो ये आई से पूरा फ्रिक्शन यहाँ लग ही नहीं सकता इसके पैरों पे। और ये अब बंदा क्या कर, दीवार को पुश कर रहा है। अब दीवार को पुश कर, दीवार तो कहीं जाएगा नहीं, दीवार को इन्होंने फोर्स से पुश किया तो दीवार ने इस बंदे को भी पुश किया। तो इसने पुश किया जोर से और खुद को जैसे पुश किया तो दीवार को तो आगे पुश किया इन्होंने और दीवार ने इसको पीछे पुश किया। उसके कारण से ये बंदा क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, पीछे को बंदा क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उससे इफेक्ट इस पर सिर्फ आएगा। तो इसका इस पर जो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट बना एक्सेलरेशन, इस पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इस पर कितना फोर्स लग रहा है इस पर निर्भर है। तो इस पर तो बेटा फोर्स एफ लग रहा है, जितना ही दीवार पे लगाया वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और इस पर एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं एफ बाय मास ऑफ मैन। उससे ये पीछे की ओर आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन दीवार पे बच्चों इफेक्ट जीरो, क्योंकि दीवार का मास बहुत ज़्यादा, दीवार तो अर्थ से कनेक्टेड है तो दीवार का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा, वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो अगर यदि आप दीवार का एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ बाय मास ऑफ अर्थ लिखना। और ये बहुत ज़्यादा है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। मास बहुत ज़्यादा है तो उसको एक्सेलरेशन मतलब ये बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा
तो नियरली 0 आ जाता है। तो दीवार कहीं मूव नहीं होता है, मूव सिर्फ आदमी होगा, देखोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि आखिर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या है। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ आखिर कहता है क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों बीच में फोर्स लगता है। फोर्स कैसा होता है, इक्वल फोर्स होता है जो इंटरेक्शन है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। इतनी बातें आपको समझ में आएगी बच्चों। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे,